हाय एवरीवन। सो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं हेमाटोलॉजी इन ऑन्कोलॉजी सिस्टम फ्रॉम फर्स्ट एड, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त सिस्टम है। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं अभी से क्लियर करना चाहता हूँ, हम इस सिस्टम को फर्स्ट एड से तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट एड के कंसेप्ट्स को डिटेल में और स्ट्रेंथ और स्ट्रांग बनाने के लिए हम इसी के साथ कैप्लान सिस्टम जो है उसको भी इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में जहाँ पर ज़रूरत होगी। गार्टन फिजियोलॉजी को भी करेंगे, उसके अलावा पैथोमा को भी, और लिपिनकॉट फार्माकोलॉजी एंड सेल्स एनाटॉमी। तो हम एक फर्स्ट एड का जो है एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड स्टडी जो है वो करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टार्ट होती हैं एम्ब्रियोलॉजी से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है फीटल एरिथ्रोपोइसिस का। फीटल एरिथ्रोपोइसिस क्या है? सिंपली हमारे पास है फीटल एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द फीटस विच चेंजेस इट्स लोकेशन विद एज। क्यों? क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हमारे पास है वो मेच्योर होते हैं एट डिफरेंट टाइम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइट्स ऑफ फीटल एरिथ्रोपोइसिस, जो कि एक बहुत ही हाई यील्ड है। ये आपको याद रखने चाहिए कि क्या क्या है और इसमें कौन सी चीज़ें याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो सबसे पहले जो सबसे प्रिमिटिव आपके पास आरबीसीज की प्रोडक्शन होती हैं वो आपके पास यॉल्क सैक में होती हैं। इसकी जो स्टार्टिंग एज है वो आपके पास 3rd वीक से स्टार्ट होता है और अप टू 8 वीक तक आपके पास इनिशियल जो एरिथ्रोपोइसिस है इन द फीटस वो यॉल्क सैक में कंटिन्यू होता है। इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ये आपके पास है फर्स्ट साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ठीक हो गया। दूसरा, यहाँ पर जो आपके पास आरबीसीज बनते हैं वो आपके पास एक तो प्रिमिटिव सबसे फर्स्ट आरबीसीज होते हैं। दूसरा, ये जो आरबीसीज है ये आपके पास लार्ज एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं। ये आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना है। ठीक है जी। अब इसमें से जो आरबीसीज आपके पास प्रेजेंट हैं न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, इनको स्पेसिफिकली एचबी गोवर कहते हैं, क्योंकि इनमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो एचबी गोवर उनको कहते हैं। वो क्या है वो हम नेक्स्ट जो हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट उसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा जी। दूसरा, यॉल्क सैक में आपके पास जो प्रिमिटिव आरबीसीज है ये आपके पास टेम्परेरी होते हैं, और जब लिवर आपके पास कमांड संभाल लेगा तो तब आपके पास फीटल जो यॉल्क सैक के प्रिमिटिव आरबीसीज है वो डिसअपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास फिर लिवर जो है वो आपके पास उसमें एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होता है, और इन द फीटल लाइफ लिवर जो है वो आपके पास मेन साइट होता है एरिथ्रोपोइसिस का। इसकी जो टाइम है वो 6 वीक से स्टार्ट होता है और अप टू बर्थ तक आपके पास लिवर में एरिथ्रोपोइसिस जो है वो कंटिन्यू रहता है। अच्छा जी। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि लिवर ही क्यों? तो इसकी बात यह है कि लिवर में वेरी रिच ब्लड सप्लाई होता है, रिच ब्लड सप्लाई होता है। दूसरा, सपोर्टिव स्ट्रोमल सेल्स होते हैं लिवर में, इसीलिए लिवर में आपके पास एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होते हैं। अच्छा जी। अब यहाँ पर आपके पास जो आरबीसीज बनते हैं तो इनिशियली वो आपके पास न्यूक्लिएटेड होते हैं और फिर ग्रेजुअली आपके पास विदाउट न्यूक्लियस बन जाए, जो आपके पास नॉर्मल एडल्ट आरबीसीज होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। दूसरा, आपके पास वहाँ पर लार्ज आरबीसीज थे। अब यहाँ पर लिवर से जब बनना स्टार्ट हो जाए तो उनकी साइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर आपके पास जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है लिवर जो बनाते हैं वो आपके पास जो नॉर्मल फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो स्टार्ट हो जाता है HbF। अच्छा जी। अब यहाँ पर आपने एक और बात याद रखनी है, इसको हम आगे डिटेल से भी डिस्कस करेंगे कि लिवर फीटल लाइफ में आपके पास लिवर जो है वो EPO का भी सोर्स होता है, वो एरिथ्रोपोएटिन जो है उसको भी बनाता है। नॉर्मली एडल्ट में एरिथ्रोपोएटिन जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल्स जो हमारे पास नेफ्रॉन्स के सेल्स है वहाँ से बनता है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकली आपके पास फिटली लिवर जो है वो मेन साइट होता है EPO के प्रोडक्शन का। अच्छा जी। नेक्स्ट आपके पास है स्प्लीन।
अब एम्ब्रियोलॉजिकली लिवर तो मेन साइट है, वो 6 वीक से लेके अप टू बर्थ तक वो तो कंटिन्यूसली एरिथ्रोपोइसिस करेगा, लेकिन स्प्लीन जो है वो भी आपके पास माइनर रोल प्ले करता है इन द एरिथ्रोपोइसिस, और ये आपके पास 10th वीक से स्टार्ट हो गए अप टू 28 वीक्स तक आपके पास स्प्लीन जो है वो एरिथ्रोपोइसिस करता है। यूजुअली स्प्लीन जो है ये आपके पास बैकअप होता है फॉर एरिथ्रोपोइसिस के लिए। और बैकअप से मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ डिजीज़ होती हैं जिसमें आरबीसीज की कमी होती हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया हो गया है या सीवियर एनीमिया हो गया है, तो फिर उन कंडीशन में हमारे पास एक्स्ट्रामेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस होती हैं। उस एक्स्ट्रामेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस में क्या है कि एडल्ट्स में जब आपके पास आरबीसीज की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की डेवलपमेंट कम हो जाती है, तो ये लिवर और स्प्लीन जो है इनके पास एबिलिटी होती है कि ये भी एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट करवाते हैं अगर इनको प्रॉपर स्टिमुलेशन मिले। वो प्रॉपर स्टिमुलेशन क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कंडीशन है, जैसे बोन मेरो में फेलियर हो जाए, माइलोफाइब्रोसिस हो गया है या थैलेसीमिया मेजर हो गया है, तो उन कंडीशन में फिर हमारे पास एक्स्ट्रामेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस होता है, और उस कंडीशन में लिवर और स्प्लीन जो है वो भी आपके पास बोन मेरो के साथ साथ हेमेटोपोइसिस करते हैं। लास्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट और फिर एडल्ट्स में भी अप टू बर्थ से लेके आपके पास एडल्ट्स में कंटिन्यू होता है, वो आपके पास है बोन मेरो, जो कि प्राइमरी साइट होता है एरिथ्रोपोइसिस का। आपके पास ये फीटल लाइफ में 18th वीक से स्टार्ट होता है और एडल्ट्स में ज़िंदगी तक आगे जो है ये आपके पास कंटिन्यू रहता है बोन मेरो में। सो आपके पास बाय बर्थ जो है बोन मेरो मेन साइट होता है, और आफ्टर बर्थ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में बोन मेरो ही ओनली प्लेस होता है जहाँ पर एरिथ्रोपोइसिस होता है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें बोन मेरो से प्रोडक्शन कम हो रहा हो या डिफेक्टिव हो। प्रोडक्शन में कम होने माइलोफाइब्रोसिस हो गया है, या आपके पास जो डिफेक्टिव हैं वो आपके पास थैलेसीमिया है, तो उस कंडीशन में फिर आपके पास एक्स्ट्रामेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस होता है। अदरवाइज बोन मेरो से आपके पास नॉर्मल जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है वो आपके पास प्रोड्यूस होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट। एरिथ्रोपोइसिस हो रहा है तो साथ में हीमोग्लोबिन भी है, क्योंकि आरबीसी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लिए क्या चाहिए? हीमोग्लोबिन चाहिए। अब सबसे पहले हीमोग्लोबिन में हमारे पास जो ग्लोबिन्स है उसको डिस्कस करते हैं। जो योल्क सेक में सबसे प्रिमिटिव आपके पास हीमोग्लोबिन चेन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके पास है जीटा और एप्सिलॉन, और फिर आपके पास जो फिटल है और अडल्ट हीमोग्लोबिन है उसमें आपके पास अल्फ़ा है, गेमा है और बीटा है, और कुछ कम अमाउंट में आपके पास डेल्टा जो जीन्स हैं वो भी आपके पास प्रेजेंट होते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या याद रखना है कि आपके पास एक है क्रोमोसोम नंबर 16 और क्रोमोसोम नंबर 11, इनमें आपके पास प्रेजेंट होते हैं। जो आपके पास जीटा जीन है और आपके पास अल्फ़ा जीन है वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 में। बाकी जो रिमेनिंग है जिसमें आपके पास एप्सिलॉन है, गेमा जीन है, बीटा जीन है और डेल्टा जीन है, ये सारे के सारे आपके पास क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होते हैं। अब एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन जो है वो आपके पास जीटा और एप्सिलॉन होते हैं, इनको HB गोवर बी कहते हैं। फिर इनके हमारे पास दो टाइप्स है, HB गोवर 1 और गोवर 2। अब इनमें क्या याद रखना है? गोवर 1 में आपके पास जो गोवर 1 है आपके पास, इसमें आपके पास जीटा 2 के 2 जीन्स होते हैं और 2 एप्सिलॉन 2 के होते हैं, तो ये आपके पास गोवर 1 हो गया है। और गोवर 2 जो है उसमें आपके पास अल्फ़ा 2 और एप्सिलॉन 2 जीन्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास होता है फीटल हीमोग्लोबिन, जो कि नॉर्मल आपके पास जब लिवर मेन साइड बन जाता है उसमें आपके पास प्रेजेंट होता है फीटल हीमोग्लोबिन। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अल्फ़ा जीन उसमें प्रेजेंट होता है, और साथ में नेक्स्ट जो है आपके पास गेमा जीन, 2 गेमा जीन्स होते हैं, वो आपके पास फीटल हीमोग्लोबिन है। और आफ्टर बर्थ आपके पास जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है HbA1, उसमें आपके पास अल्फ़ा 2 और बीटा 2 जीन्स 2 होते हैं। सो यहाँ से एक चीज़ याद रखें, योल्क सेक के बाद सम टाइम योल्क सेक में भी गोवर 2 में अल्फ़ा 2, उसके बाद जितने भी आपके पास हीमोग्लोबिन बनेंगे उसमें आपके पास अल्फ़ा ऑलवेज होगा, चाहे वो HbF हो, HbA1 हो या HbA2 हो, अल्फ़ा आपके पास हमेशा होगा। गेमा गोस, जब आपके पास फीटल हीमोग्लोबिन है तो उसमें गेमा होता है, और फिर आफ्टर बर्थ आपके पास बीटा आता है। सो अल्फ़ा ऑलवेज,
फीटल में भी, एडल्ट में भी। गेमा गोस, फीटल में गेमा होता है लेकिन जब बर्थ होती है उसके बाद गेमा गोस एंड बिकम्स बीटा। तो ये निमोनिक आपने याद रहे कि अल्फा ऑलवेज गेमा गोस एंड बिकम्स बीटा। सो ये तो हमारे पास हो गया फीटल एरिथ्रोपोइसिस और हमारे पास हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट की। अब नेक्स्ट हमारे पास थोड़ी सी हम बात करते हैं फीटल हीमोग्लोबिन की। सबसे पहला हमारे पास है कि वाई फीटल हीमोग्लोबिन इज स्पेशल, HbF इज स्पेशल। अब उसकी रीज़न आपके जहन में आया होगा, उसकी रीज़न क्या है? हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि फीटल हीमोग्लोबिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि उसका ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। सो ये क्यों है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि फीटल हीमोग्लोबिन जो है इसकी हायर एफिनिटी है फॉर O2 ड्यू टू लेस बाइंडिंग ऑफ 2,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट, जो कि हमारे पास RBCs में डिवेलप होता है, प्रेजेंट होता है नॉर्मली। अब जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें ये 2,3-BPG जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ जो इसकी बाइंडिंग है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। तो इसीलिए फिर आपके पास HbF जो है वो ऑक्सीजन को मैटरनल हीमोग्लोबिन से एक्सट्रैक्ट करता है। अब इसको आसान अल्फाज में डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2,3-BPG फीटल हीमोग्लोबिन के साथ इसकी बाइंडिंग एफिनिटी कम क्यों है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है हमारे पास जिसमें अल्फ़ा 2 और बीटा 2 होते हैं, जो बीटा जीन है उसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं। इन पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड के साथ जो 2,3-BPG है वो खुद नेगेटिव चार्ज है। इसकी बाइंडिंग होती है, जब इसकी बाइंडिंग होती है तो वो आपके पास ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन का वो कम करते हैं। कैसे कि जब आपके पास टिश्यूज़ तक आपके बन जाते हीमोग्लोबिन जो है वो आपके पास टिश्यूज़ तक पहुंच जाते हैं कैपिलरी नेटवर्क में, तो यहाँ पर आपके पास हीमोग्लोबिन से फिर ऑक्सीजन ने डिज़ोल्व होना है इनटू द टिश्यूज़। अब यहाँ पर एक तो कंसंट्रेशन कम है, टिश्यूज़ में आपके पास O2 कम है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। दूसरा आपके पास pH कम है और टेम्परेचर की भी डिफरेंस है, इसीलिए आपके पास यहाँ से ऑक्सीजन डिसोसिएट होता है। जो ऑक्सीजन डिसोसिएट हो गया है वो वापस हीमोग्लोबिन के पास आ सकता है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन डिसोसिएट होगा एक पॉकेट बनेगा, वहाँ पर 2,3-BPG जाके बाइंड हो जाएगा और उस हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी उसको ब्लॉक कर देगा और वो ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू के पास पहुंच जाएगा। अब ये तो आपके पास था नॉर्मल 2,3-BPG एडल्ट में बाइंड होता है और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। अब जो फीटल हैं, फीटस में हमारे पास जो हीमोग्लोबिन जीन्स है वो आपके पास है अल्फ़ा 2 एंड गेमा 2। गेमा 2 में आपके पास पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स कम होते हैं, इसलिए आपके पास 2,3-BPG वहाँ पर बाइंड नहीं हो सकता। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि 2,3-BPG फीटस हीमोग्लोबिन के साथ इसकी जब बाइंडिंग नहीं होती तो ये आपके पास हेल्प करता है फीटस को कि वो लो ऑक्सीजन इंट्रायूटेराइन एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करता है और मैटरनल हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को कैच करके प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करवा के अपनी नीड जो है उससे पूरा करता है। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है एरिथ्रोपोएटिन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखना है। एरिथ्रोपोएटिन जो है फीटस में मेन साइड EPO का क्या है, लिवर है। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखें क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है कि EPO का मेन साइट है किडनीज, बट फीटस में आपके पास मेन साइट EPO का लिवर है और माइनर सोर्स में हमारे पास वो किडनी है। माइनर सोर्स में किडनी भी प्रेजेंट है और आफ्टर बर्थ आपके पास किडनी जो है वो फिर मेन EPO सोर्स बन जाता है। अब जो हमारे पास लेट सपोज क्रॉनिक हाइपोक्सिया कंडीशन हो गया तो उसमें हमारे पास EPO की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है और उससे RBCs की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है क्लिनिकल कोरिलेशन। हम इसमें क्या कह सकते हैं? क्लिनिकल कोरिलेशन में आपने एक चीज़ याद रखना है कि एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस, एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस आपने क्या याद रखना है? नॉर्मली आपके पास आफ्टर बर्थ जो मेन हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन साइट है वो है आपके पास बोन मैरो। अब कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपके पास हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन कम होती है। फॉर एग्जांपल कौन से कंडीशन है? थैलेसीमिया।
दूसरा आपके पास है माइलोफाइब्रोसिस और सीवियर एनीमिया। तो इन कंडीशन में फिर हीमोग्लोबिन की नीड को मेंटेन रखने के लिए बोन मेरो के साथ साथ एज अ हेल्प एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस होता है, जिसमें आपका लिवर एंड स्प्लीन भी इन्वॉल्व होता है। सो ये होता है आपके पास एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने और याद रखना है, बुक में है HbA2 नॉर्मली एडल्ट में, जिसमें अल्फ़ा के साथ बीटा के बजाय 2 डेल्टा जीन्स आते हैं, इज़ अ फॉर्म ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। और यूजुअली HbA2 हमारे पास एक कंडीशन में इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस कंडीशन में? इससे हम स्क्रीनिंग करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमियाज, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास कंडीशन है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में हमारे पास क्या है? डिफेक्टिव ग्लोबिन जीन्स, और यूजुअली हमारे पास बीटा जीन्स की जो प्रोडक्शन है वो कम होती है। तो फिर उसमें हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, HbA2 को डिटेक्ट करते हैं और उसके बेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमियाज को स्क्रीन करते हैं, रूल आउट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फीटल एरिथ्रोपोइसिस एंड हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट। आई होप आपको ये टॉपिक अब क्लियर होगा। कुछ लास्ट जो ये डायग्राम है इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। सो यूजुअली आपके पास 3rd वीक से आपका एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होता है, और 3rd वीक में मैक्सिमम प्रोडक्शन आपके पास जीटा और एप्सिलॉन की जो एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन है उनकी होती हैं। 5th वीक पे आपके पास जो फीटल हीमोग्लोबिन है, फीटल एरिथ्रोपोइसिस लिवर से स्टार्ट होता है, जिसमें आपके पास अल्फ़ा और गेमा जीन उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती हैं, और बाय 6th वीक लिवर जो है वो मेन साइड बन जाता है, और जो एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन जीन्स है वो कम्प्लीटली सीज्ड ऑफ होते हैं। दूसरा आपने इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये याद रखना है कि जो बीटा जीन है वो भी आपके पास इनिशियली से ही बनना स्टार्ट होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, और जो डेल्टा जीन है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है लेकिन कम अमाउंट में। किस कंडीशन में ज़्यादा हो सकता है? थैलेसीमिया कंडीशन में आपके पास ये ज़्यादा हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फीटल एरिथ्रोपोइसिस एंड हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द एंटीजन एंटीबॉडी ABO क्लासिफिकेशन।